हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। काफ़ी क्लासेज हो चुकी हैं केमिस्ट्री की विशेषकर, और बाकी की भी चल रही हैं, आप देखते रहिए। 60 दिन का प्रोग्राम हमने बनाया है RAS प्रीलिम्स के लिए। तो आप प्ले स्टोर पे जाके एंड्रॉयड के ऐप पे, ऐप स्टोर जो भी है वहाँ जाकर डाउनलोड करें, और वहीं आपको श्रृंखला मिल जाएगी ये प्रीलिम्स वाली। वहीं आपको वीडियो है, उसके नीचे PDF भी मिलेगी, और उसके नीचे क्विज है जो अटेम्प्ट करना है आपको, राइट। उससे आपको धार और तेज होगी पढ़ाई की। एंड लास्ट क्लास हमने केमिस्ट्री की ली थी जिसमें पॉलीमर को स्टार्ट किया था। तो पॉलीमर एक ऐसा बड़ा अणु होता है जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, राइट। जैसे कि उदाहरण के तौर पे पॉलीथीन आपने देखी है, और नाइलॉन देखा है, रेयोन आपने देखा होगा। एंड ये तो सिंथेटिक पॉलीमर हैं। नेचुरल पॉलीमर कैसे हैं? जो सिंथेटिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर हैं जो लेबोरेटरी में इंसानों द्वारा बनाए जा रहे हैं, मानव मेड हैं मतलब, ठीक है। और प्रकृति में भी कुछ पॉलीमर पाए जाते हैं स्वतः। बहुत खूबसूरती से हमारी प्रकृति बनी हुई है, और लगभग मनुष्य वही चीजें बना पाता है जो प्रकृति में विद्यमान है, ऐसा माना गया है, ठीक है। जैसे कि नेचुरल पॉलीमर, आपने सेल्यूलोज देखा है, आपने स्टार्च देखा है, आपने प्रोटीन देखी है। देखी नहीं है तो सुनिए सभी ने, भाई प्रोटीन होती है, दालों में खाते हो आप प्रोटीन को। हमारे अंदर 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन बनती है। एंड आपने DNA RNA के बारे में सुना होगा, वो भी एक नेचुरल पॉलीमर है। अब उनके घटक जो होते हैं जिनसे पॉलीमर बनता है मिलकर, वो एक ऐसा अणु जिससे मिलकर पॉलीमर बनता है, उसको कहते हैं मोनोमर या एकलक। एकलक से मिलकर बहुलक। तो प्रोटीन किससे बना है? पॉलीपेप्टाइड या कहें अमीनो एसिड से बना है। DNA RNA का मोनोमर कौन सा है? न्यूक्लियोटाइड है। सेल्यूलोज का कौन है मोनोमर? ग्लूकोज है। स्टार्च का मोनोमर कौन है? नेचुरल है ये सारे जो बता रहा हूं, ग्लूकोज है। दोनों सेल्यूलोज और स्टार्च दोनों का मोनोमर ग्लूकोज है, राइट। परंतु अंतर है उनके यूज में। सेल्यूलोज प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे लकड़ी जिससे मिलकर बनी है, लकड़ी का गूदा, वो वुड पल्प क्या है? सेल्यूलोज है। स्टार्च क्या है फिर? कार्बोहाइड्रेट जो आप यूज में लेते हो वो सब स्टार्च है। खाने योग्य पदार्थ हैं जैसे चावल है, आलू है, बहुत सारे उदाहरण, राइट। और हमने सिंथेटिक पॉलीमर में क्या पढ़े थे जो मानव निर्मित है? प्लास्टिक पढ़ा था, सबसे बढ़िया उदाहरण पॉलीथीन जैसे एक प्लास्टिक है, मेलामाइन एक प्लास्टिक है, और क्या है? PVC प्लास्टिक है, ठीक है, बेकेलाइट प्लास्टिक है। प्लास्टिक के दो वर्गीकरण थे, दो क्लासिफिकेशन थे, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक हैं जो एक बार बना दिया, कोई आकार दे दिया प्लास्टिक से हमने, दोबारा गर्म करने पर उसको नया आकार दे सकते हो, वो है थर्मोप्लास्टिक। उदाहरण के लिए पॉलीथीन, PVC, ठीक है। अब ऐसी दूसरी प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसमें एक बार आपने आकार दे दिया प्लास्टिक से, तो दोबारा गर्म करने पर यदि नया आकार देना चाहो, नया रूप देना चाहो तो नहीं होगा, परमानेंट सेट हो गई वो प्लास्टिक। जैसे कि बेकेलाइट है, जैसे कि मेलामाइन है। कुकर में जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट का बनता है, याद रखेंगे। और बाकी के हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में। पुरानी क्लासेज जो हमारी कौन सी थी, आई थिंक एलॉय के ऊपर थे, धातु अधातु के ऊपर क्वेश्चन थे। तो आज इसी श्रृंखला को, पॉलीमर को खत्म करना है हमें। देखिए, सिंथेटिक रबर, और ये कैसा उदाहरण है भैया? सिंथेटिक पॉलीमर का एक उदाहरण है ये, सिंथेटिक पॉलीमर। तो 3 टाइप के सिंथेटिक रबर होती है मेनली। दिस इज टाइप ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक रबर है ना। 3 है, ब्यूना S, ब्यूना N और नियोप्रीन। 2 यहां दिए, एक अगली स्लाइड में मिलेगी आपको। तो ब्यूना S और ब्यूना N दोनों में जो मोनोमर, एक मोनोमर कॉमन है दोनों में, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडीन या ब्यूटाडाइन जो भी आप बोलते हो अंग्रेजी में, ब्यूटाडाइन दोनों में क्यों कॉमन है? इसीलिए इसका नाम ब्यूना से स्टार्ट हो रहा है। ब्यूना, ब्यू है ना, ब्यू है। ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन दोनों में है, परंतु दूसरा अलग है। ब्यूना एस में दूसरा मोनोमर है स्टाइरीन, यानी 2 मोनोमर है इसमें। जरूरी नहीं है एक ही मोनोमर हो, बहुत सारे मोनोमरों से मिलकर भी पॉलीमर बन सकता है, ये भी याद रखना है।
तो ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन मिलकर बनाती है ब्यूनाएस नाम की कृत्रिम रबर। और ब्यूटाडीन और दूसरा एक्राइलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल मिलेगी तो ब्यूना एन बनेगा। याद रखना है, कैसे भी याद करना, रट्टा तो है, थोड़ा सा साइंस भी लगेगा और रट्टा भी, थोड़ा मिक्स चलेगा, राइट। तो ब्यूना एस काम में कहां आती है? ऑटोमोबाइल के जो टायर्स बनते हैं, वाहनों में जो टायर होते हैं वो ब्यूना एस नाम की कृत्रिम रबर से बनते हैं। और ब्यूटा एन कहां काम में आती है? ईंधनों के पाइप और ट्यूब बनते हैं, फ्यूल सप्लाई वाले जो पाइप होते हैं वो ब्यूना एन के बनते हैं। और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होते हैं सफाई के लिए जो काम में आते हैं, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग इक्विपमेंट्स मेड अप ऑफ ब्यूना एन सिंथेटिक रबर। तीसरा और देख लेते हैं, थर्ड वन इज नियोप्रीन। और नियोप्रीन बनता है क्लोरोप्रीन से। नियोप्रीन एक कृत्रिम रबर है तीसरे प्रकार की, जो कि क्लोरोप्रीन से बनी है। और सूत्र याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नाम याद रहो, क्लोरोप्रीन, राइट। विशेषताएं क्या है इस नियोप्रीन की? लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है और इलास्टिसिटी होती है इसमें, मतलब फैलने योग्य होती है, बहुत फैल जाती है, ठीक है। दूसरा ऑयल, दूसरी प्रॉपर्टी है नियोप्रीन की, ऑयल, केमिकल्स एंड हीट, तीनों का रेजिस्टेंट होता है इसमें। नियोप्रीन में ऑयल, केमिकल्स और हीट तीनों के प्रति रेजिस्टेंट होता है। ना तो ऑयल का कोई प्रभाव पड़ता है नियोप्रीन नाम की सिंथेटिक रबर पे, ना ही केमिकल्स का पड़ता है, ना हीट का पड़ता है। और किसी भी वस्तु के गुण ही उसके उपयोग को बढ़ावा देते हैं, मतलब कोई गुण के आधार पर ही उपयोग आएंगे। यदि हमें गुण पता है किसी चीज के तो उपयोग भी पता लग जाएंगे। देखो एग्जांपल के लिए इसके उपयोग है वेट सूट, स्कूबा डाइविंग करते हैं या वैसे नॉर्मल स्विमिंग करते हैं तो उनमें वेट सूट पहनते हो आप लोग, है जो, और बहुत लोग पहनते हैं जो करते हैं स्कूबा डाइविंग आदि। तो इसमें क्या होगा? वेट सूट पहन लिया तो ये क्या है? शरीर में जो ऊष्मा है, हीट है जो बॉडी की, उसको प्रिजर्व रखता है ये सूट, है जो, यानी पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हीट कंजर्व रहेगी बॉडी की। और डाइविंग करने वाला स्कूबा डाइविंग या नॉर्मल डाइविंग वो कंफर्टेबली कर पाएगा विदाउट एनी अनकंफर्टेबिलिटी, राइट। दूसरा सुरक्षात्मक दस्ताने, जो दस्ताने बनते हैं, जो सेफ्टी वाले ग्लोव्स बनते हैं इंडस्ट्री में या कहीं और अग्निशमन के समय या कहीं भी काम में आ रहे हैं, चाहे हीट इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो ये दस्ताने बनते हैं नियोप्रीन के। क्यों? क्योंकि हीट का रेजिस्टेंट होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता हीट का। तीसरा रसायन प्रतिरोधी शीट और पाइप, इंडस्ट्री में जो रसायन प्रतिरोधी शीट बनती हैं उनमें भी नियोप्रीन काम में आती है, बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज, इट हैज रेजिस्टेंट टू ऑयल, केमिकल्स एंड हीट। चलें आगे, ये हो गए हमारे सिंथेटिक रबर तीन प्रकार के। अब हमारे कुछ और सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, वो भी देख लेते हैं। पहला सिंथेटिक पॉलीमर आज का रेयोन, सेमी सिंथेटिक है ये। रेयोन एक ऐसा फाइबर है या कहें ऐसा सिंथेटिक पॉलीमर है जो कैसा है? सेमी सिंथेटिक है, यानी इसमें नेचुरल कंपोनेंट भी है और मैन मेड भी है। यानी इसका जो पॉलीमर होता है जिससे ये मिलकर बना है, या कहीं मोनोमर जो होता है रेयोन का, या जिस पॉलीमर को यूज करके ये बनाया जा रहा है उसका नाम है सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज आपको पता है प्रकृति में मिलता है, वुड पल्प में मिलता है, लकड़ी के गूदे में मिलता है, आपने पढ़ा ही है। तो वो सेल्यूलोज है और सेल्यूलोज से बन रहा है ये रेयोन है जो। और दूसरी बात, रेयोन को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, कृत्रिम रेशम कहते हैं इसको, क्योंकि रेशम की तरह दिखता है। और इसका एक फायदा और है भाई, रेशम तो एक लिमिटेड है, क्योंकि कोकून होता है वो सिल्क वॉर्म होता है, उससे मिलकर उससे बन रहा है रेशम, उससे बनता है, उसकी एक लिमिट है कब उसका उत्पादन होगा, कहां उसका उत्पादन होगा रेशम के कीड़े का, हर जगह नहीं हो सकता। पर इसको लैब में कितना ही बना लो, अनलिमिटेड बना लो, समझ रहे हैं? सेल्यूलोज से बनाते रहो, फायदा भी है, बहुत ज्यादा बन जाएगा एक समय में, उसकी एक लिमिट रहेगी, तो ये फायदा भी है इसका। दूसरी बात, कृत्रिम क्या है? रेशम है। दूसरी बात यह है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, जैव अपघटनीय है, वरना सिंथेटिक फाइबर या पॉलीमर जनरली बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। जैसे प्लास्टिक है, आसानी से नहीं उसको गलाया जा सकता, लंबे समय तक फूड चेन रिएक्शन में बनी रहती है, इसलिए उसके एनवायरनमेंट पे नुकसान पहुंचाती है पॉलीथीन।
ये जैव अपघटनीय है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेओन है जो। और इसका बहुलक कौन है? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बना है, लकड़ी के गूदे में मिल जाता है सेल्यूलोज। उपयोग कहां है भाई? रेशम है तो कपड़े बनाए ही जाएंगे, कपड़े बनाने में काम में ले लो। बेड शीट जो बनती है, कारपेट जो बिछाया जाता है, बहुत जगह काम में है। चिकित्सा पट्टी और बैंडेज में काम में आता है, ठीक है। मेकिंग क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड बेड शीट्स, carpets and upholstery, medical dressings and bandages. Rayon is very important. Artificial silk, man-made but biodegradable, made up of cellulose. बहुत सरल है, चीजों को ऐसे ही लेना जैसी हैं, एज इट इज। आसान होंगी चीजें, बस अभ्यास से इंप्रूव होती जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट सिंथेटिक पॉलीमर, पहला है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 इसका मोनोमर है कैप्रोलैक्टम, मोनोमर इज कैप्रोलैक्टम। फॉर्मूला नो नीड टू रिमेंबर, कोई जरूरत नहीं याद करने की, नाम काफी है, बिकॉज वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट अ जनरल पेपर, सामान्य पेपर देने जा रहे हैं, कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, परंतु डेली लाइफ का हिस्सा है, तो इतना आइडिया हो कि नाइलॉन 6 नाम का कोई पॉलीमर होता है जो कि कैप्रोलैक्टम नाम के मोनोमर से बना है। उपयोग, रस्सियां जो बनती हैं, रस्सियां बनती हैं, टेक्सटाइल वस्त्र आदि बनते हैं, किसके? नाइलॉन 6 के। अगला है नाइलॉन 6,6। एक तो नाइलॉन 6 हो गया कैप्रोलैक्टम का, दूसरा होता है नाइलॉन 6,6, ये दूसरा नाइलॉन का प्रकार है। इसका मोनोमर है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। इसमें दो है, ध्यान रखना, इसमें मोनोमर दो हैं, और जरूरी नहीं है कोई पॉलीमर एक ही मोनोमर से मिलकर बनाओ, एक से अधिक मोनोमर भी हो सकते हैं, राइट। जैसे कि नाइलॉन 6,6 में है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड, दोनों मिलकर कंडेंसेट होकर बनाते हैं नाइलॉन 6,6। उपयोग, टायरों में, वस्त्र आदि में उपयोग में, टायर बनाते हैं, जैसे ब्यूना एस से टायर बन रहे थे, इसी प्रकार नाइलॉन 6,6 के टायर, 6,6 से भी टायर बनते हैं, वस्त्र आदि बनते हैं। ये भी सिंथेटिक पॉलीमर के उदाहरण हैं, सिंथेटिक फाइबर हैं ये। चलें आगे, जल्दी से करेंगे, इतना कुछ नहीं है, देखो याद करना अल्टीमेटली, तो जितना जल्दी करें उतना बेहतर है। तीसरा है बच्चों पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का दूसरा नाम है टेरिलीन। आपने जरूर सुना होगा, कपड़े बनते थे बहुत ज्यादा, पॉलिस्टर के कपड़े चलते थे जो चिकने चिकने से और तो थोड़े से चिकनाई लिए हुए होते थे, थोड़ा आपने देखा होगा, चमकदार से कपड़े बनते थे, पॉलिस्टर, या उसका दूसरा नाम है टेरिलीन। पॉलिस्टर या टेरिलीन भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसका एक नाम है पीईटी। देखो पॉलिस्टर या फिर टेरिलीन या पीईटी, तीनों एक ही बात है, ध्यान रखना। तो पीईटी का मतलब क्या है? पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थेलेट। पीईटी यानी पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट। तो तीन नाम है इसके, याद रखने तीनों। इस कौन कौन से मोनोमरों से बना है? दो प्रकार के मोनोमर हैं, एथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेफ्थेलिक एसिड। एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा टेरेफ्थेलिक एसिड, दो प्रकार के मोनोमरों से मिलकर बना है। याद रखना है, हमारी मेमोरी बहुत तेज होती है, इतनी अंडररेट नहीं करनी चाहिए। यदि हमने 2-3 बार भी सरसरी निगाहों से भी देखा है और प्रीलिम्स टाइप के जो पेपर है एमसीक्यू उनमें आ गया, तो 100% हम ये तो पता कर पाएंगे कि यार आंसर चाहे पता नहीं है पर ये नहीं हो सकता आंसर। वो भी एक अप्रोच है पेपर को सॉल्व करने की। पेपर करेंगे जब मैं बताऊंगा कि हमें कई बार उत्तर इससे पता चल जाता है कि यार ये आंसर नहीं हो सकता इसका। उसका एक ही स्रोत कहां से आएगा कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। अब देखो ये अजीब से नाम लग रहे होंगे, पर ये कहीं ना कहीं पेपर सॉल्व करोगे तो बहुत सारे उदाहरण याद हो जाएंगे। हो सकता है ये याद नहीं हो, परंतु ये हट जाएंगे। बताऊंगा मैं कैसे करना है ना, अभी याद कर लो। पॉलिस्टर है एथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेफ्थेलिक अम्ल, दोनों से मिलकर बनाए। उपयोग कहां है इसके? वस्त्र बनते हैं पॉलिस्टर के, और प्लास्टिक की बोतलें, बोटल्स जो होती है प्लास्टिक की, उनमें भी ये काम में आता है साहब। प्लास्टिक बोटल्स में पॉलिस्टर काम में आता है। अगला है एक्रिलिक। नेक्स्ट इज एक्रिलिक। इसका मोनोमर है एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल इज द मोनोमर। एक्रिलिक का एक्रिलिक पॉलीमर का मोनोमर है एक्रिलोनाइट्राइल, राइट।
गुण कैसे हैं? हल्का गर्म होता है और ऊन के समान दिखाई देता है, ध्यान रखना, ऊन के समान दिखाई दे रहा है और हल्का होता है, गर्म भी होता है। इसका फायदा क्या होगा भाई? ऊन के समान दिख रहा है तो ऊन की जगह काम में ले लो, स्वेटर बना लो इससे, जैसे ऊन से बनती है, तो स्वेटर बन सकता है, कंबल बन सकते हैं, कालीन बन सकती है, कारपेट आदि बन सकती है इसकी, एक्रिलिक की। ठीक है। नेक्स्ट टेफलॉन, नेक्स्ट है बच्चों टेफलॉन, और इसका भी एक नाम है पीटीएफई। पीटीएफई, टेफलॉन का दूसरा नाम है पीटीएफई। वाई पीटीएफई? लिखा हुआ है पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन, इसीलिए इसको पीटीएफई कह रहे हैं। और ये बनती किससे? टेट्राफ्लूरोएथिलीन की बनती है, ये टेट्राफ्लूरोएथिलीन की बनती है ये टेफलॉन, टेट्राफ्लूरोएथिलीन, इसीलिए इसके आगे पॉली लगा दिया तो ये पॉलीमर हो गया टेट्राफ्लूरोएथिलीन। याद रखेंगे। नेक्स्ट, चिपकाव रहित होता है, ऊष्मा का प्रतिरोधी होता है टेफलॉन। नॉन स्टिक, मैंने कहा ना जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, वही उसका यूज बनाती है। ये नॉन स्टिक होता है, मतलब चिपकता नहीं है। और कैसा होता है? हीट रेजिस्टेंस होता है इसमें। इसीलिए जो घरों में जो बर्तन काम में आते हैं, नॉन स्टिक जो आते हैं आपके घरों में, कई बर्तन आते हैं ना आजकल नॉन स्टिक वाले, वो इसी से बनते हैं, टेफलॉन के। नॉन स्टिक कुकवेयर और इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनके ऊपर जो ब्लैक सा खोल लगा रहता है, जिससे भाई तार होता है घरों में सप्लाई का, उसको डायरेक्ट तार थोड़ी लगता है, कॉपर वायर को डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते इलेक्ट्रिक सप्लाई में, करंट आएगा, तो उसके ऊपर जो कोटिंग होती है, इंसुलेशन होता है, वो टेफलॉन का होता है बहुत जगह, ताकि प्रतिरोध रहेगा, राइट, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। तो नॉन स्टिक कुकवेयर और इलेक्ट्रिक इंसुलेशन में काम आता है टेफलॉन, पीटीएफई, पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन, राइट। अगला है सिलिकॉन रबर, अगला है सिलिकॉन रबर, और ये किससे मिलकर बनती है? सिलेक्सोन से मिलकर बनती है। किससे बनती है? सिलेक्सोन नाम के मोनोमर से बनती है सिलिकॉन रबर। एक नई रबर आ गई, देखो, हमने ब्यूना एस पढ़ ली, ब्यूना एन पढ़ ली, नियोप्रीन पढ़ ली, पर ये अलग है सिलिकॉन रबर नाम से। इसकी प्रॉपर्टी कैसी है बच्चों? फ्लेक्सिबल एट हाई एंड लो टेम्परेचर्स, हाई और लो टेम्परेचर भी पर भी ये फ्लेक्सिबल होती है, और वाटर रिपेलेंट होती है, यानी पानी इसको दूर भगाती है, जल प्रतिकर्षक, यानी पानी इस पर कोई असर नहीं करता है सिलिकॉन रबर के ऊपर। तो देखो कहां काम में आएगी? ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में काम में आएगी। मेडिकल जो इम्प्लांट किए जाते हैं, मेडिकल इम्प्लांट, चिकित्सीय प्रत्यारोपण होते हैं, मेडिकल जो प्रत्यारोपण होते हैं ऑर्गन्स के, वहां काम में आती है सिलिकॉन रबर। जोड़ बंद करने वाले पदार्थ, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीलेंट्स और स्नेहक, ल्यूब्रिकेंट्स आदि में काम में आती है सिलिकॉन रबर। आगे चलते हैं। वाओ, कंप्लीट हो गया, इतना ही था, कम ही था। बहुत सारा हमने पॉलीमर के बारे में, सिंथेटिक पॉलीमर और रबर आदि के बारे में, प्लास्टिक के बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया था, थोड़ा सा ही था, इसलिए क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी देर में। पानी पी के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं कि जो टॉपिक आज कंप्लीट हुआ है उसका मतलब क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूं, ताकि एक प्रकार से पुरानी क्लास का रिवीजन भी हो जाता है, राइट। आज जो पढ़ा है आज और कल में पॉलीमर, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है, वो क्रम बना हुआ है, अब देखते रहना। पहला क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल? ठोस या द्रव ईंधन का ऊष्मीय मान मापने के लिए किस
उपकरण का उपयोग किया जाता है? नया क्वेश्चन है, टोटली कंप्लीटली नया क्वेश्चन है। बॉम्ब कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, थर्मोकपल, गैस क्रोमेटोग्राफ। एनी आइडिया? इसका आंसर है बॉम्ब कैलोरीमीटर। दिस इज द आंसर। याद करना है, एक ऐसी डिवाइस है बॉम्ब कैलोरीमीटर जो कैलोरीफिक मान ज्ञात करने के लिए काम में आती है। सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड जो फ्यूल है उनका कैलोरीफिक मान मतलब ऊष्मीय मान, कि कोई पदार्थ का जो जितना अच्छा फ्यूल होगा उसका ऊष्मीय मान उतना ही अधिक होगा। यानी 1 किलो फ्यूल को जलाने पर कितने जूल एनर्जी पैदा होगी, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल, और इसको मापते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर से। अगला क्वेश्चन, कंबसन दैट अकर्स एट हाई स्पीड विद लार्ज हीट एंड लाइट रिलीज। मतलब ऐसा दहन जो बहुत तेज गति से होकर, मतलब बहुत तेज गति से जलता है और अधिक ऊष्मा देता है और अधिक ही प्रकाश उत्पन्न करता है। मैंने बताए थे, याद करो, रैपिड वाला होता है, स्पॉन्टेनियस कंबसन होता है, एक एक्सप्लोजन होता है। तो ये कौन सा है बताओ? इसको कहते हैं बच्चों रैपिड कंबसन। कैसा? रैपिड कंबसन, बहुत ही तीव्र दहन कहते हैं इसको। चलें आगे, पढ़ाया हुआ है, सब है थ्योरी में। रैपिड होता था, स्पॉन्टेनियस होता था और एक एक्सप्लोजन होता था, जैसे बम फटते हैं। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाई इट्स। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है इनमें से? कि भाई कौन सी चीज है जो ये बताएगी कि क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज वेरी गुड और वेरी पुअर, कि बहुत खराब पेट्रोल है या बहुत अच्छा है? कौन सा ऐसा मानक है? ऊष्मीय मान, क्या कैलोरीफिक वैल्यू बताएगी, या सीटेन संख्या बताएगी, या ऑक्टेन नंबर बताएगा, या आग बिंदु फायर पॉइंट बताएगा? बताओ। जरूर पढ़ा होगा आपने, यदि कहीं थोड़ा सा भी आप अखबार के टच में होंगे, करंट के में साइंटिफिक जो न्यूज आती है उनमें कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। तो पेट्रोल की क्वालिटी डिसाइड होती है बच्चों उसके ऑक्टेन नंबर से। किससे? ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल डिसाइड्स इट्स क्वालिटी, ऑक्टेन नंबर। और ये हमारे आरएएस मेंस का भी हिस्सा है, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फ्यूल इज बर्न्ड कंप्लीटली, यदि फ्यूल पर्याप्त हवा के साथ पूरी तरह जलाया जाए, बर्न्ड कंप्लीटली विद सफिशिएंट एयर, द मेन प्रोडक्ट्स आर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये पूरा। मैंने कहा ना, कुछ चीजें हमारी हो सकता है थ्योरी में रह जाएं, जैसे ऑक्टेन वाला रह गया था। कई चीजें नहीं हो सकती, कवर नहीं हो पाती हैं, जैसे ये वाला भी रह गया था। फ्यूल के बारे में पढ़ा, कंबसन के बारे में पढ़ा, कंबसन की कंडीशन पढ़ी, क्या क्या चाहिए कंबसन के लिए? 3 चीज चाहिए थी, फ्यूल चाहिए था, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए था, और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए थी। परंतु ये हमने नहीं पढ़ा, देखो, पर क्वेश्चन में हमने कवर कर लिया है। ईंधन पर्याप्त हवा के साथ पूरी तरह जलाया जाए, मतलब पूरा जल रहा है, कुछ भी रेजिड्यू नहीं बचेगा, तो प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, क्या पैदा होगा जलाने पर ईंधन को? और हवा भी पूरी है, हवा मतलब ऑक्सीजन पूरी है, बताइए। अच्छा प्रश्न है। कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O, CO2 और H2O, CO CO2 और H2O, NOx और SOx। X यहां क्या लिखा है? NOx का मतलब क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड का कोई अणु या सल्फर डाइऑक्साइड का कोई अणु, ये कहना चाहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का अणु और सल्फाइड ऑक्साइड का अणु, ये है चौथा। क्या हो सकता है बताओ? अब इसको मैं सॉल्व करना बताता हूं आपको। हमको आंसर नहीं पता, पर हमें एक आइडिया है। क्या आइडिया बताओ? कि भाई यदि दहन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो मैंने पढ़ाया था, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होगा तभी हल होगा। कि भाई जब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कोई चीज जल रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। यानी यहां पे क्या करा, पूरी तरह जले, यानी और सप्लाई पूरी ऑक्सीजन की, तो पूरा जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का तो मतलब ही नहीं है। तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता पहला वाला, और ना ही तीसरा हो सकता। क्यों? दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड कोई प्रोडक्ट नहीं होगा जब फ्यूल क्लीन बर्न होगा और पूरी ऑक्सीजन सप्लाई के साथ बर्न होगा। ये तो यही खत्म हो गया, 2 ऑप्शन। अब NO और SO का तो नाम ही नहीं है, जलने में कहीं नाम ही नहीं आया। ये तो बल्कि
नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड तो तब आते हैं जब पॉल्यूशन के रिगार्डिंग ही पढ़ा है हमने, जनरली एसिड रेन पढ़ी थी हमने, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमें आंसर पता नहीं है, फिर भी बी निकल गया, देख लो। यदि पूर्ण दहन होगा, कंप्लीट बर्निंग होगी फ्यूल की प्रॉपर सप्लाई में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर वेपर निकलेंगी। यहां जल लिखा है, जैसे आप एलपीजी सप्लाई अपने घरों में देखते हो, आपने गैस जलाई, चाय बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो आपने देखा होगा कि भाई कुछ तो उसमें वार्मथ होती है, गरम गरम सी, मतलब वो गैस निकल रही है कोई ना कोई सी, तो वो गैस तो CO2 होती है। परंतु पानी कहां देखा आपने, जल कहां निकलता है, वो भी क्लीन है जो बर्निंग हो रही है एलपीजी वाली भी, परंतु पानी तो आपने नहीं देखा वहां पे, बताओ। तो पानी का मतलब यह पानी नहीं है, पानी का कोई भी रूप। तो ये जो जल निकल रहा है ना, ये वाटर वेपर के रूप में होता है। क्या होता है बच्चों? वाटर वेपर, जल वाष्प। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प निकलती है क्लीन बर्निंग में, या क्लीन बर्निंग से भी ज्यादा कहें कंप्लीट बर्निंग होते समय। अगला क्वेश्चन, विच फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अकॉर्डिंग टू फोर ऑप्शन। इन्हीं 4 ऑप्शनों में पूछ रहा है किसकी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। ऐसे तो और भी हो सकते हैं बहुत सारे। सबसे उच्च ऊष्मीयमान वाला ईंधन कौन सा है, जल्दी बता दो। कोयला, पेट्रोल, एलपीजी, हाइड्रोजन। कोयला तो हो ही नहीं सकता, ये तो यहीं क्लियर हो गया भाई, कोयला तो पॉसिबल ही नहीं है। सही है, सबको पता है कोयला तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, थोड़ी निकले चाहे ज्यादा निकले, पर निकलती है कोयले में। एक एलपीजी नहीं हो सकता, क्योंकि एलपीजी तो डेली यूज वाला है, इसमें ये भी नहीं है। इससे ज्यादा तो पेट्रोल ही होता है मेरे हिसाब से, राइट। तो कौन सा हुआ बताओ, इसको याद ही कर लो सीधा। हाइड्रोजन का सबसे उच्च ऊष्मीयमान होता है, हाइड्रोजन का सबसे उच्च ऊष्मीयमान होता है। वो बात अलग है कि हाइड्रोजन को हम नॉर्मली यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हाइड्रोजन का इतना हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है और इग्निशन टेम्परेचर इतना आसानी से अवेलेबल, मतलब आसान होता है, इतना हाई नहीं होता। एक तो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है, एक इसका कैलोरीफिक मान बहुत ज्यादा होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। और इतनी विस्फोटक होती है हाइड्रोजन कि आप डेली अपनी लाइफ में से प्रयोग में नहीं ला सकते। कंट्रोल्ड वे में ही इसका बर्निंग किया जा सकता है हाइड्रोजन का। नॉट इजी टू स्टोर, एक्सप्लोड हो जाएगी हाइड्रोजन है जो, इतना ज्यादा उच्च ऊष्मीयमान होता है इसका, इसीलिए इसको यूज में नहीं लेते जनरली। वरना हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है, पढ़ना कभी आप, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल फ्यूचर का ईंधन है, ध्यान रखना। इतना ज्यादा ये कम मात्रा में इतना ज्यादा ऊर्जा दे सकता है, ठीक है, याद रखना है। एक्सप्लोड हो सकता है ये, इसलिए काम में नहीं लेते फ्यूल के तौर पे, पर फ्यूल तो है, हम काम में नहीं लेते। बहुत रॉकेट वगैरह वहां पे काम में आता है ये, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। तो हाइड्रोजन इज द ओनली आंसर, उच्च ऊष्मीयमान है। अगला क्वेश्चन, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनकंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। अब देखो ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है, अपूर्ण दहन मतलब अच्छे से नहीं जल रहा ईंधन। जैसे गांव में लकड़ी जलाते हैं, कोई गीली लकड़ी जलाई होगी, या क्या जलाते हैं, उपले जलाते हैं, या कोई गांव में जो आपने देखे होंगे बहुत सारे घास फूस आदि जलाते हैं, तो धुआं निकलती है। इसका मतलब कंप्लीट बर्निंग नहीं हो रही है, धुआं जरूर निकलती है लकड़ी वगैरह से। यानी क्या निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर चल जाएगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित कर देगी, ये ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित कर सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है और इनकंप्लीट कंबशन में निकलती है, ये ध्यान रखना है ये। अगला क्वेश्चन, फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाला ईंधन कौन सा है, बताया था मैंने जब पढ़ाया था। तो थर्मल पावर प्लांट या तापीय विद्युत संयंत्र जो होते हैं, जहां पे पानी से बिजली का उत्पादन होता है, बड़े बड़े वाटर डैम्स बने हुए आपने देखा होगा, तो वहां पे कौन सा ईंधन काम में आता है, कोयला काम में आता है। वहां पे याद रख लो क्या काम में आता है, कोयला। कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, कोयला याद रखना है ना। लास्ट 3 प्रश्न और हैं, 3 है, हाँ बिल्कुल। वाई डज अ पेपर कैच द फायर इजीली बट अ वुडन लॉग डज नॉट। कितना बढ़िया प्रश्न है, देखो कॉन्सेप्चुअल का ये। कागज जल्दी जल जाता है
जबकि लकड़ी का गोला जल्दी नहीं जलता है। लकड़ी का गोला या लकड़ी का लॉग, लकड़ी का टुकड़ा मान लो, गोला हो, लकड़ी मतलब मान लो कि कागज जल्दी जलेगा लकड़ी से पहले। क्यों भाई? इसका मतलब क्या? लकड़ी देर आग पकड़ेगी, कागज तुरंत पकड़ लेगा, ये कहना चाहता है जो भी पूछ रहा है इस प्रश्न को, जिसने भी बनाया है। बताओ, सोचो 1 सेकंड लेके। सिंपल है कि कागज का क्या प्रज्वलन ताप कम है, लो इग्निशन टेम्परेचर। पेपर हैज लोअर इग्निशन टेम्परेचर देन वुड। 3 ही कंडीशन थी किसी ईंधन को जलने के लिए। फ्यूल दोनों है, कागज भी है लकड़ी भी है। दूसरा, उसका क्या हो, ऑक्सीजन की सप्लाई, वो भी दोनों को बराबर मिल रही है। तीसरा, इग्निशन टेम्परेचर, भाई जिसका न्यूनतम होगा वो तुरंत जलेगा, इसीलिए अच्छा ईंधन नहीं है ये। भाई जल्दी नहीं जलना चाहिए और ना देर से जलना चाहिए, बीच में जलना चाहिए। तो अच्छे फ्यूल की खासियत पढ़ी थी हमने, ध्यान करो। कैलोरीफिक हाई हो, वैल्यू हाई हो, इग्निशन टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो कागज तुरंत आग पकड़ लेता है क्योंकि इसका लोअर होता है इग्निशन टेम्परेचर। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन क्लियर हो जाएगा भी, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सबसे ज्यादा हाई कैलोरीफिक मान था उसका। एक क्वेश्चन और क्लियर होगा, व्हाई इज हाइड्रोजन नॉट कॉमनली यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। हाइड्रोजन सामान्य घरेलू ईंधन के रूप में काम में नहीं लिया जाता है, वरना मुश्किल बढ़ जाएंगी, क्योंकि बहुत जल्दी आग पकड़ेगा, एक्सप्लोड हो जाएगा ये। कैलोरीफिक मान तो बहुत ज्यादा है कि कम मात्रा में ही बहुत ज्यादा ऊष्मा दे देगा, परंतु नहीं चाहिए ऐसी ऊष्मा, क्योंकि ये तो विस्फोट कर देगा हाइड्रोजन। क्यों? सुरक्षित रूप से संग्रहण करना कठिन है, यही बोला था मैंने। डिफिकल्ट टू स्टोर सेफली, आसानी से स्टोर नहीं कर सकते, यही समस्या है। फ्यूचर में यदि ऐसी कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाए, एडवांसमेंट हो जाए साइंस में, जिससे हम इसको आसानी से संग्रहण कर सकें, जैसे एलपीजी सिलेंडर में कर रहे हैं, गैस का, एलपीजी का, इतना आसान हो जाएगा तो हमारी समस्याएं बहुत सॉल्व हो जाएंगी। पर वो बहुत बाद की बात है, क्योंकि वो बहुत एडवांसमेंट है, राइट। तो संग्रहण करना कठिन है सुरक्षित रूप से, इसलिए इसको यूज में नहीं लेते हाइड्रोजन को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाई आर फॉरेस्ट फायर्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन भी मान लो, चाहे इसको और चाहे इसको साइंस का मान लो, कि जंगलों की आग बहुत जल्दी फैलती है। जैसे यूएस में आपने बार बार देखा होगा, अफ्रीका के जंगलों में आग लग गई, पूरा जंगल 1-2 घंटे में ही आधे से ज्यादा साफ। क्यों भाई? और ये देखो हमारे करंट का पार्ट है, आग लगती रहती है। अमेरिका में तो आपने देखा होगा बहुत सारे जंगल जल जाते हैं। क्या कारण है कि जंगल में आग जल्दी लग जाती है और नियंत्रित नहीं हो पाती? बताओ। यदि हमारा बेसिक क्लियर है ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारा बेसिक क्या था? जलने के लिए क्या चाहिए? कंबसन के लिए 3 ही कंडीशन थी। इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, दूसरा फ्यूल होना चाहिए, तीसरा ऑक्सीजन मिलता रहे। तो देखो इसमें देखो आप, है जो लकड़ी का प्रज्वलन ताप अधिक है, प्रज्वलन ताप अधिक होगा तो आसानी से नहीं जलेगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लकड़ी धीरे जलती है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? धीरे जलेगी तो बल्कि आसानी से बुझाई जा सकती है, जल्दी नहीं फैलेगी। लास्ट का, लकड़ी में नमी आग बढ़ाती है, नमी से तो वैसे ही नहीं जलेगी। तो दूसरा उत्तर है इसका कि ऑक्सीजन और ईंधन लगातार मिल रहा है वहां पे, क्योंकि खुला हुआ है, जंगल है तो पेड़ ही पेड़ हैं, तो ऑक्सीजन तो लगातार मिल रही है। और फ्यूल बहुत सारे हैं भाई, जंगल में, जंगल है तो पेड़ पौधों की कमी नहीं है, तो फ्यूल सी फ्यूल है, चारों ओर ईंधन ही ईंधन है, और ऑक्सीजन लगातार मिल रही है, तो मुश्किल हो जाता है उस आग को रोकना। इसलिए जंगल की आग तुरंत फैलती चली जाती है। यही तो है, 3 कंडीशन थी, उसमें से 2 पूरी हो गई, फ्यूल चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, जलती चली जाएगी आग है जो। इसीलिए फॉरेस्ट फायर्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल बिकॉज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्यूल। समझ में आ गया होगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे ज्यादातर, कुछ रट्टाफिकेशन भी है ऑक्टेन नंबर जैसे, बाकी के लगभग देखो, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन भी देख लो कि भाई पेपर जल्दी आग पकड़ता है बजाय लकड़ी के, तो सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। और आ सकते हैं ऐसे प्रश्न है जो संभावना जता सकते हैं हमें, जो क्या बनेगा पेपर नहीं बनेगा वो आरपीएससी डिसाइड करेगी, परंतु एक टॉपिक से बाहर किसी की हिम्मत नहीं होती कि पेपर को ले जाया जाए। कोई भी इतना नहीं करता है कि भाई प्रयास की भाई आउट ऑफ सिलेबस दे दें, वो सबके लिए होगा। बाकी का जब भी मात कहीं हम खाते हैं किसी भी फील्ड में,
तो हमारे वरिष्ठ जन, हमारे हमसे सीनियर या अनुभवी लोग, विद्वान जन यही बताते हैं, गो टू द बेसिक्स, गो टू द बेसिक्स। चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे जॉब का हो, कहीं हो, गो टू द बेसिक्स। तो दीज आर द बेसिक्स। ठीक है, मूल किताबें पढ़ रहे हैं, उनमें से देखते हैं कहां से क्या बनता है। बाकी का पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। कोई भी लगे कुछ भी आपको समस्या तो कमेंट जरूर करें, उस पर डेफिनेटली विचार किया जाएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल।